नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागराज एक बार फिर आपके साथ। इस समय पूरे विश्व में अगर कोई खबर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है तो वो ये है कि नेपाल की सरकार को जेन जेड के युवाओं ने पलट दिया, वहां का तख्ता पलट कर दिया। अब इसमें जो प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है, कई लोग इस बारे में बात करना चाह रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये जेन जेड है क्या। मैं इसी तरह की पॉजिटिव बातों से आपको अवेयर समय समय पर करता रहता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दरअसल जेन जेड की पीढ़ी में वो युवा आते हैं जिनका जन्म 1997 से लगा करके 2012 के बीच में होता है। यानी कि इस उम्र के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो युवा वर्ग है, इन लोगों ने नेपाल की सत्ता को पलट किया है। दरअसल ये जो जेन जेड पीढ़ी के लोग हैं, ये जेन जेड पीढ़ी के जो बच्चे हैं, ये टेक्निकली अवेयर है, ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के प्रति सतर्क है, ये अपनी सामाजिक न्याय जो सोशल स्टेटस होता है उसके प्रति भी अवेयर है। और अगर कोई चीज इनके खिलाफ जाती है तो ये पीढ़ी उसका विरोध करने में भी नहीं हिचकिचाती है। और शायद इसी विरोध का परिणाम है नेपाल की सत्ता को पलटना। वहां की सरकार ने 4 सितंबर 2025 को पूरे सोशल मीडिया पर, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और युवाओं को यह बात भाई नहीं। दूसरी बात, वहां पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचारवाद भी बिल्कुल चरम सीमा पर था। तो ये जो पीढ़ी के लोग हैं, 1997 से 2012 के बीच के लोग, इन लोगों ने सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर दिया और वो सब कुछ कर दिया जो उन्हें नहीं भी करना चाहिए था। मेरा मतलब विरोध करना बहुत जरूरी है, लेकिन विरोध की सीमा को उन्होंने लांघ दिया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और तमाम मंत्रियों के साथ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की पत्नी के साथ भी जो उन्होंने किया वो कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन ठीक है, विरोध वहां पर हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये विरोध हिंदुस्तान को कहां तक प्रभावित करेगा। हिंदुस्तान के आसपास की सीमाओं से जितने भी लगे हुए देश हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेम घटना श्रीलंका पर हुई, उसके बाद में बांग्लादेश पर हुई और अब नेपाल पर हुई। तो ये जो घटना का असर नेपाल के व्यापार के ऊपर भी पड़ सकता है, नेपाल की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। और इसीलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार लगातार नेपाल पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। अब ये तो क्या राजनीतिक बात हुई, मैं ज्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाऊंगा। अब मैं मैटर को दूसरी तरफ करता हूँ। अब देखिए, एक जमाना था जब नैनों के ऊपर, आंखों की भाषा के ऊपर, आंखों के हाव भाव के ऊपर बहुत सारे गाने लिखे गए थे और वो गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए। लेकिन जेन जेड की ये जो पीढ़ी आई है, इनकी आंखें सूखी हैं, भावना विहीन है, संवेदन शून्य है। और इसी वजह से ये लोग अपनी आंखों की भाव भंगिमा प्रदर्शित करने के बजाय लिखकर, इमोजी से, टेक्स्ट से, इस माध्यमों से अपनी बात करते हैं। और इसीलिए उसमें इतना प्रभाव भी नहीं होता, उसमें संवेदना भी नहीं होती है। और यही वजह है कि इस पीढ़ी के बच्चे न तो अपने पिता माता की बात सुनना चाहते और न ही अपने गुरु की बातें सुनना चाहते हैं। उनकी आंखों की भाषा को वो समझ ही नहीं सकते। एक जमाने में जब शिक्षक आंख दिखाता था तो छात्र वहीं खड़ा हो जाता था जहां पर वो खड़ा हुआ था। लेकिन अब ऐसा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पीढ़ी में जो आंखें हैं वो संवेदना शून्य हो गई है, सूख चुकी है। अमेरिका की न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मैथ्यू साइट का कहना है कि ये जो है महामारी की वजह से भी, कोरोना महामारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आंखें उनकी पथरा चुकी है। फिलहाल जो भी है, जेन जेड की ये जो पीढ़ी है, ये एक बहुत अलग तरह की स्थिति से उस समय गुजर रही है। राजनीति की बात भी मैंने आपसे की, उसके बाद उनकी मानसिक भावनाओं की बात भी की। और अब मैं एक अगला खतरा भी आपको बता दूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, यानी कि जेन अल्फा, वो जेन अल्फा इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति तक पहुंच सकती है। इसलिए इस पूरे विश्व के साइंटिस्ट को, इस पूरे विश्व के मनोवैज्ञानिकों को इस विषय पर विचार करना बेहद जरूरी है। वरना ये जिस तरह की स्थितियां भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में हो रही है, ये तमाम देशों में होंगी। और उसके बाद क्या परिणाम होंगे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।